नमस्कार। पिछले वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो उसका सामाजिक संगठन रहा है। और प्रारंभ से ही भारत की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार जो है वो वर्ण व्यवस्था रही है, जो कालांतर में जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। वर्ण का आधार जहाँ गुण, कर्म और व्यवसाय था, वहीं जाति का आधार है वो जन्म या अनुवंशिकता था। अर्थात गुण, कर्म और व्यवसाय पर आधारित यह प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक प्रकार से जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। तत्पश्चात हमने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जहाँ सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और साथ ही साथ चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख में मिलता है। तत्पश्चात हमने चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से प्रथम दो वर्णों क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय के ऊपर है वो चर्चा की थी, जिसमें ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के वो अधिकारों और दायित्वों के ऊपर हमने विवेचन करने का प्रयास किया था। और इन चारों वर्णों के अधिकारों और दायित्वों का जो सर्वप्रथम स्पष्ट विवेचन है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम दिखाई देता है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें हमें सर्वप्रथम इन चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलने के साथ साथ इनके अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट विवेचन भी मिलता है, जिसमें ब्राह्मण वर्ण के 6 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं: पठन, पाठन, यजन, याजन, दान देना और दान लेना। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण, छत अर्थात हानि से त्राण यानी कि रक्षा करने वाला जो वर्ग था उसे क्षत्राण यानी क्षत्रिय कहा गया। देखिए, वैदिक काल में हमें प्रारंभ से ही आर्य और अनार्यों के मध्य संघर्ष का है वो उल्लेख मिलता है। और संभवतः इसी संघर्ष के दौरान है वो युद्ध विद्या में निपुण व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप उसी के आधार पर है वो दूसरा वर्ण क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था की गई। तीसरा जो वर्ण है वैश्य वर्ण। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त जो लोग कृषि, व्यापार, पशुपालन, शिल्प आदि कर्म के माध्यम से या आदि कार्यों के माध्यम से अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया है। देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में यह ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक जो साहित्य है, उस वैदिक साहित्य में वैश्यों के लिए या वैश्य वर्ण के लिए अनश्य बलीकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। अनश्य बलीकृत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अन्य वर्णों के लिए, यानी जो शेष 3 वर्ण है अन्य वर्णों के लिए बलि यानी कि कर की व्यवस्था करने वाले। देखिए, प्राचीन काल से ही जब विभिन्न राजनीतिक इकाइयों का उद्भव हुआ, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संरचना की स्थापना हुई,
तो जो राजनीतिक इकाइयाँ थी जो कि कालांतर में जनपदों में परिवर्तित हो गई, उनकी आय का जो प्रमुख स्रोत था वो इस वैश्य वर्ण पर ही निर्भर था। यानी प्राचीन काल में राजकीय जो आय थी उसकी आय का या समाज की में जो विभिन्न लोग रहते थे उनकी आय का जो प्रमुख स्रोत है वो एक प्रकार से कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प आदि पर ही आधारित है। संभवतः इसी कारण इस वैश्य वर्ण के लिए अवश्य बलीकृत शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस वर्ण का जो प्रमुख व्यवसाय या कर्म है वो शिल्प, कृषि, पशुपालन, व्यापार था। लेकिन इसके साथ साथ पठन या ऐसा कह सकते हैं कि अध्ययन करना, यजन यानी कि यज्ञ करना और दान देना भी इनका कर्तव्य माना गया है। वैश्य वर्ण के अलावा जो चौथा वर्ण था वो था क्षुद्र। क्षुद्र जो है इस वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण है वो था क्षुद्र, जो कि भारतीय समाज का सबसे निम्न वर्ण है वो, या भारतीय समाज का सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के अतिरिक्त जो लोग अज्ञानी थे, मूढ़ थे, जिन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों को वो क्षुद्र वर्ण में रखा गया, जिनका प्रमुख कार्य उपरोक्त तीनों वर्गों की है वो सेवा करना था। अर्थात उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा में दास, चाकर, सेवक आदि के रूप में कार्य करने वाले लोगों को है वो वैश्य कहा गया, क्षुद्र कहा गया। उत्तर वैदिक साहित्य में क्षुद्रों के लिए वो अनश्य प्रेषस्य शब्द का उल्लेख मिलता है, जो इस तथ्य को है वो भली भांति स्पष्ट भी करता है। अनश्य प्रेषस्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्य वर्णों की सेवा करने वाला, अर्थात जो उपरोक्त तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा में दास या चाकर के रूप में या सेवक के रूप में कार्य करने वाला, यही उनका प्रमुख है वो कार्य माना गया। यद्यपि जब प्रारंभ में सामाजिक संतुलन स्थापित करने के लिए वर्ण व्यवस्था की गई थी, उस समय चारों वर्णों को समाज में समान महत्व और समान स्थान दिया गया था। परंतु कालांतर में जैसे जैसे यह गुण और कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था जाति आधारित होती गई, वैसे वैसे इस क्षुद्र वर्ण को वो समाज के निचले हाशिए पर है वो धकेला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि प्रारंभ में ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन को बनाए रखना था, समाज में संतुलन बना रहे, कार्य का उचित विभाजन इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। और जो प्राचीन भारतीय चिंतक और जो मनीषी थे उन्होंने है वो एक प्रकार से समाज में कार्य के संतुलन को बनाए रखने के लिए या कार्य विभाजन को बनाए रखने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये जो व्यवस्था प्रारंभ की थी उसे बाध्यकारी बनाने के लिए उन्होंने इसे धर्म पर आधारित करने का प्रयास भी किया, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि वर्ण धर्म का पालन करने से ही वर्ण धर्म, देखिए वर्ण व्यवस्था को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया ताकि इसे बाध्यकारी रूप से लागू किया जा सके, ताकि समाज में संतुलन बना रह सके। अर्थात इस बात पर बल दिया गया कि वर्ण धर्म का पालन करने में ही न केवल व्यक्ति बल्कि संपूर्ण समाज का हित व कल्याण निहित है। यद्यपि प्रारंभ में यह जो वर्ण व्यवस्था थी वो गुण, कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी। समाज में सभी वर्णों को समान महत्व और सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कोई भी व्यक्ति अपने गुण, कर्म या व्यवसाय के आधार पर
अपने वर्ण परिवर्तित कर सकता था, अर्थात वर्ण जो है वो परिवर्तनीय था। लेकिन कालांतर में इसका स्वरूप विकृत होने लगा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह गुण और कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती हुई दिखाई देती है, और यहीं से सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता हुआ भी दिखाई देता है। इस प्रकार यद्यपि प्रारंभ में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सभी वर्णों को वो समान महत्व और स्थान प्राप्त था, लेकिन कालांतर में इस व्यवस्था के जन्म आधारित होने के साथ साथ इस वर्ण व्यवस्था में वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करने का एक प्रकार से प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित होने के साथ साथ ही जो सबसे निम्न वर्ण था क्षुद्र वर्ण, उसको है वो एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के हाशिए, सबसे निचले हाशिए पर धकेले जाने का प्रयास भी स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था में है वो दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल तक ये जो वर्ण व्यवस्था थी एक प्रकार से जाति व्यवस्था के रूप में परिणित होती हुई दिखाई देती है। अगले वीडियो में हम इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, रंग से संबंधित सिद्धांत, कर्म पर आधारित सिद्धांत, रंग पर आधारित सिद्धांत आदि के ऊपर है वो हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।